जाएगी, ये नहीं उनको मौका दिया जाएगा कि वो कह सके द टी इज फैंटास्टिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात नूर बेस एयरबेस पे जो हमला इंडिया की तरफ से किया गया था और ये समझा गया था कि इससे पहले जिस तरह से प्रोवोकेशन की कार्रवाइयां इंडिया करता आ रहा था, ये भी उसी सिलसिले में देखा जाएगा और पाकिस्तान फिर इस वक्त डिफेंसिव मोड में इसके ऊपर भी किसी तरह से रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन उसके फौरन बाद पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से एक भरपूर ऑपरेशन किया गया इंडिया के ऊपर। इंडिया के 10 मुकामात को फौरी तौर पे टारगेट किया गया, फतह मिसाइल निकाल लिए गए और फिर उनका रुख इंडिया की तरफ करके जिस तरह से फिर दागने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस वक्त 10 जो है इंडिया के शहर टारगेट किए जा चुके हैं, जिसमें बहुत सारी प्रोमिनेंट एयर बेसिस हैं। और इसके साथ साथ इंडिया जिस चीज पे फख्र करता आ रहा था, यानी फिर उसके मुताबिक उसका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइलों से लेस था, मुकम्मल तौर पे राख का ढेर बना दिया है। साथ साथ ब्राह्मोस मिसाइलों का जो स्टॉक पाइल था, जहां से पाकिस्तान के ऊपर ब्राह्मोस मिसाइलों के जरिए हमले किए जाते रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पे मट्टी में मिला दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। इस वक्त मेरे सामने जो अपडेट सामने आ रही है, कल रात 3 बजे नूर खान एयरबेस पे स्कैल्प मिसाइलों से हमले किए गए थे, यानी स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागे गए थे, जिनको इंटरसेप्ट किया गया। और उसके बाद DGISPR का एक बयान सामने आया जिसमें यह वाजे किया गया कि इन एयरबेसिस पे, जो कि एक तरफ नूर खान एयरबेस, उसके साथ साथ रफीकी एयरबेस पे हमला किया गया था, उसके अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स के तमाम एसेट्स महफूज रहे। और फिर उसके बाद जो एक जवाबी कार्रवाई का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स के 40 से 45 तैयारे फिजा में जो है वो मुअल्लक हो गए, फिजा में उनकी परवाजें शुरू हो गई और उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन इंडिया के खिलाफ शुरू कर दिया गया। इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई उसमें दिल्ली को टारगेट किया गया, इसके साथ साथ उधमपुर को टारगेट किया गया, ब्यास को टारगेट किया गया और फिर उसके बाद जो है इन कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ता रहा और सामने आता रहा। अब इस वक्त जो इत्तला सामने आ रही है, तकरीबन 7-8 घंटे गुजर चुके हैं इस मामले को और अब तक जो है वो ब्यास के ऊपर जो हमला हुआ है उसके हवाले से हम आपको बताते चलें। ब्यास वो इलाका है इंडिया का जहां पे इसके ब्राह्मोस मिसाइल मौजूद होते हैं और वहां से ये ब्राह्मोस मिसाइलों के जरिए जो कार्रवाइयां पाकिस्तान पे कर रहा था उसको निशाना बनाया है और उसके नतीजे में ब्राह्मोस मिसाइलों का स्टॉक पाइल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है और इस स्टोरेज फैसिलिटी के साथ साथ उस तमाम इलाके को भी काफी शदीद नुकसान पहुंचाया है। अगर बात करते चले उधमपुर की, उधमपुर वो इलाका है जहां पे इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। रशियन साख्ता ये एयर डिफेंस सिस्टम जिसपे इंडिया बहुत ज्यादा इतरा रहा था और इस वक्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास तो फिजाई दिफा करने के लिए कोई भी सलाहियत नहीं है और हमारे पास S-400 जैसा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उसको टारगेट किया जाता है और उसको टारगेट करने के नतीजे में मुकम्मल तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम के पड़खे उड़ा दिए जाते हैं। आइडेंटिफाई कर लिया गया था पहले से ही, यानी फिर जो स्ट्रेटेजी अब तक पाकिस्तान की तरफ से आई है देखने में सामने, 7 मई के वाकये का जो ऑपरेशन था वो था ही इस वजह से कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन बहुत ही स्मार्टली खेलते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान मिलिट्री ने मुकम्मल तौर पे उस ऑपरेशन को अपने जंगी तैयारों के जरिए नाकाम बनाया और फिर वो तमाम रडार्स और वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर्स, उनकी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई। और फिर उसके अगले दिन इंडिया की तरफ से एक और साजिश चली गई, ड्रोन्स दागे गए, 25 के करीब जो है वो हैरो ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हुए। उनका मकसद भी यही था कि किसी भी तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की जो लोकेशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो और उसके बाद भी यही हुआ कि उनको तमाम 25 के 25 ड्रोन्स को सॉफ्ट किल के जरिए जो है वो तबाह किया गया और हार्ड किल यानी फिर मिसाइल इंटरसेप्शन या एयर डिफेंस इंटरसेप्शन नहीं की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। लेकिन नूर खान एयरबेस के हमले के बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान ने फैसला किया कि एक डिसीसिव ऑपरेशन इंडिया के खिलाफ किया जाएगा और फिर उसके नतीजे में जो 6 घंटे पहले की जो कार्रवाइयां थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। अगर बात करें उधमपुर पे होने वाले अटैक की, तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स जो है वो अपने ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल 400 AKG लेकर उड़े हैं और फिर एक प्रिसीजन जो है कार्रवाई की गई जिसने मौका ही नहीं दिया इन S-400 मिसाइलों को कि वो इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला कर सकें और चश्मे ज़दन में
हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज सफर करते हैं, JF-17 थंडर से दागे गए एयर टू सरफेस मिसाइल और उनके नतीजे में S-400 मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। अब इसके बाद बात करें पठानकोट की, यानी पठानकोट की जो एयरफील्ड थी उसके ऊपर प्रिसीशन मिसाइल हमले किए गए। यानी फिर पाकिस्तान से एक तरफ तो JF-17 थंडर तैयारे फिजा में थे, पाकिस्तान की एयरफोर्स का फ्लीट फिजा में था, और फिर दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के ग्राउंड के ऊपर मौजूद फतह मिसाइल थे उनको दागने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रिसीशन मिसाइल जो कि पहले से ही लॉक कर ली गई थी, पठानकोट की एयरफील्ड को एक प्रिसीशन मिसाइल हमले के जरिए तबाह किया गया। उसके बाद जालंधर के अंदर एक एयरबेस को हिट किया गया, एयरफील्ड को हिट किया गया। गुजरात के अंदर मल्टीपल एयरबेस लोकेशंस थी, उनके ऊपर फतह मिसाइल जो है दागे गए और उन्होंने तीर बहदफ अपने निशाने को जो है वो टारगेट किया, निशाने तक पहुंचने में वो कामयाब हुए। दिल्ली के ऊपर भी हमले किए गए, लेकिन दिल्ली के ऊपर जो इंटरसेप्शन थी उनका रेट ज्यादा था और इस वक्त दिल्ली जो है एक पोटेंशियल टारगेट के तौर पे देखा जा रहा है। राजस्थान के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, उनको टारगेट किया गया। इसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर एक मिलिट्री बेस को, एक एयर बेस को हिट किया, जिसके अंदर 20 मिलिट्री कैजुअलिटीज की रिपोर्ट हो रही हैं। यानी अब तक श्रीनगर के अंदर 20 मिलिट्री पर्सनल जो है वो इंडिया के हलाक हो चुके हैं। चंडीगढ़ के अंदर एक वेपन डिपो था जहां से इस असलहा जो है वो फराहम किया जाता था, उसको हिट करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है और वो तमाम असलहा डिपो जो है न्यूट्रलाइज हो चुका है। 10वां जो अटैक हुआ है ये सबसे अहमियत का हामिल है। जम्मू राजौरी के अंदर ये अटैक हुआ है और इस मिलिट्री बेस के अटैक के अंदर अब तक की इत्तलात के मुताबिक इंडिया का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडिया राजकुमार थापा वो अपनी जान से जा चुका है, हलाक हो चुका है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। राजौरी के हमले में इंडिया का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द, एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान पे इन किए जाने वाले हमलों के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, राजकुमार थापा, उसको जो है वो खत्म कर दिया है, लिक्विडेट कर दिया है। और अब इंडियन मीडिया की चीखें आसमान से बातें कर रही हैं। साथ साथ इन वॉरफेयर के साथ, कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किया गया, इस वक्त कैफियत यह है इंडिया के अंदर कि एक बहुत बड़ा शदीद साइबर अटैक किया गया है इंडिया के नेशनल ग्रिड के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर, और इस वक्त इंडिया 70% अपने पावर लॉस से जूझ रहा है। यानी फिर इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का 70% हिस्सा इन साइबर अटैक के अंडर आ चुका है और इंडिया के 70% इलाकों के अंदर बिजली मौजूद नहीं है। तो ये वो तमाम कार्रवाइयां हैं जो कि नूर बेस पे किए जाने वाले हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से देखने में सामने आई हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस हमले के बाद जो कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयां इंडिया के शहरों पर की गई, उसके बाद पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने एक मीटिंग बुला ली। नेशनल कमांड अथॉरिटी की ये मीटिंग थी जिसमें यह फैसला किया जाना था कि आया आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त कैफियत बहुत ज्यादा एस्केलेट कर रही है और अब इंडिया इस कैफियत में आ चुका है कि इन ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के बाद, भरपूर जवाबी हमलों के बाद इस कैफियत में आ चुका है कि बैकडोर चैनल्स जो है उनसे पाकिस्तान से राब्ते किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह इस मामले को अब डी एस्केलेट किया जाए। यानी फिर इंडिया अब ये कह रहा है कि हमने आप पे जो हमला किया था उसका जवाब आप दे चुके हैं और आगे इस हमले को ना बढ़ाया जाए। जबकि दूसरी तरफ इंडिया का जो गोदी मीडिया है वो अभी भी ये बातें मानने पर बजिद है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की तबाही नहीं मचाई। जबकि अगर बात की जाए, इस वक्त बहुत सारी फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें कंफर्म होती जा रही हैं कि कल रात का किया जाने वाला हमला पाकिस्तान की तरफ से एक भरपूर जवाबी कार्रवाई था, जिसके अंदर सिर्फ मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया गया और इंडिया को यह भी वाजे कर दिया गया कि तुम जो भी कार्रवाइयां करते हो वो मासूम निहत्ते शहरियों पे करते हो, लेकिन हमने तुम्हें पहले भी वाजे कर दिया था कि हमारी जो भी कार्रवाइयां होंगी वो मिलिट्री तंसीबात पे होंगी और फिर तुम्हें जो है वो
उस तरह से मारा जाएगा कि तुम्हारी मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा, ना कि हिंदुस्तान के शहरियों पे पाकिस्तान हमला करेगा। बुज़दिली की कार्रवाइयां नहीं करेगा पाकिस्तान, जिस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट किया गया था। और ये तमाम बातें अब सच भी साबित हो चुकी हैं। तो इस वक्त इंडिया की तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब बैकडोर चैनल्स जो है, सिफारती चैनल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह इस मामले को डी-एस्केलेट किया जाए। अब इसके साथ साथ ये बताते चलें कि उरी के अंदर जो सप्लाई डिपो था उसको तबाह किया गया। इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर की जो झड़पें हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी हैं और इनके नतीजे में इस वक्त श्रीनगर का जो सेक्टर है, कश्मीर का इलाका, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। कैजुअलिटीज़ जो है हिंदुस्तानी फौज की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस वक्त जो है अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है उस पर हमारे जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और मुकम्मल तौर पे उन LOC की खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ इत्तलात इस वक्त अनकन्फर्म ये भी आ रही हैं कि इस वक्त सियालकोट के नज़दीक एक और राफेल तैयारा जो है वो तबाह किया गया है और उसकी जो फीमेल पायलट थी, पहली हिंदुस्तानी फीमेल राफेल पायलट, उसको जो है वो कैप्चर कर लिया गया है। स्क्वाड्रन लीडर शानवी सिंह का नाम बताया जा रहा है जो कि इस राफेल तैयारे को उड़ा रही थी और ये तैयारा इस वक्त कोटली और सियालकोट के नज़दीक गिरकर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में ये पायलट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर ली गई है। यानी फिर इस दफा इंडियन पायलट्स को चाय पिलाई नहीं जाएगी, ये नहीं उनको मौका दिया जाएगा कि वो कह सके द टी इज फैंटास्टिक। तो इस वक्त ये भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कल की इन झड़पों के अंदर एक और राफेल तैयारा है जो कि मार गिराया गया है और इस वक्त ये तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर मार गिराया गया है। साथ साथ इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के हवाले से बात करते चले। GF-17 थंडर तैयारे थे जिन्होंने सक्सेसफुली एक ऐसा जो है वो हमला किया जिसके नतीजे में इंडिया का S-400 अपनी अफादियत दिखाने से पहले ही तबाह कर दिया गया। GF-17 थंडर ने सिर्फ S-400 को ही तबाह नहीं किया बल्कि इंडिया के उस गुरूर को भी मट्टी में मिला दिया जो कि इंडिया की तरफ से बारहा दावे किए गए थे कि S-400 एक नाकाबिले तस्खीर एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर बात करें तो CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि इस GF-17 थंडर तैयारे से दागे गए एयर टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल थे, जिसके नतीजे में इस एयर डिफेंस सिस्टम को अभी संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि वो तमाम हाइपरसोनिक मिसाइल वहां तक पहुंचे, यानी एयर डिफेंस तक पहुंचने में कामयाब हुए और उस एयर डिफेंस सिस्टम के पड़कचे उड़ा दिए। और एक तरफ तो इंडिया को $1.5 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरी तरफ इंडिया का गुरूर मुकम्मल तौर पे खाक में मिला दिया। अब आपको वो बातें भी याद दिलाएं कि कल रात में जो हाइप क्रिएट की जा रही थी, टेलीग्राफ की रिपोर्ट्स ये सामने आ रही थी कि इंडियन नेवी का एक बेड़ा मौजूद है कराची से तकरीबन 300-400 मील की मुसाफत पर और आने वाले वक्तों में वो कराची की बंदरगाह को टारगेट कर सकता है, उसकी तैयारी कर रहा है। तो अब जो है मुकम्मल तौर पे ये बातें सामने आ चुकी हैं कि इस हमले के बाद, इस जवाबी कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान से की गई है, क्या इंडिया हिम्मत कर सकेगा कि कराची के 1 इंच को भी जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सके? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहरिया के साथ साथ तुर्की बहरिया भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी सपोर्ट को पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी पानियों के अंदर, पाकिस्तानी समंदरी हुदूद के अंदर सिर्फ पाकिस्तान बहरिया ही इस वक्त मौजूद नहीं है, बल्कि तुर्की बहरी बेड़े भी जो हैं पाकिस्तान की इमदाद को सामने आ चुके हैं। तो अब ये आने वाला वक्त ही तजवीज़ करेगा कि क्या इंडिया दोबारा एस्केलेशन की तरफ जाएगा और फिर एक पाकिस्तानी भरपूर जवाब सह सकेगा या नहीं सह सकेगा। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में आपका मेजबान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।